सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण पूरे विश्व में सभी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियां पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं। अब जबकि कोरोना का प्रकोप थोड़ा सा कम होता नजर आ रहा है, ऐसे में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा सभी विषयों के तथात्मक रूप से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी विषयों के पाठ्यक्रम को कम करके अपने ऑफिशियल रूप में सभी को अवगत करा दिया गया है। और इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी विषयों के लिए ब्लूप्रिंट जारी कर दिए गए हैं। और इन ब्लूप्रिंटों में गत वर्ष की तुलना में बड़े व्यापक परिवर्तन किए गए हैं, लिहाजा ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी। आप प्रारंभ से अंत तक ये देखेंगे, हमारे शिक्षक साथी भी इसको समझेंगे और हमारे विद्यार्थियों को भी इससे अवगत कराएंगे। ऐसे विद्यार्थी जो नियमित रूप से विद्यालयों में आते हैं उनको निश्चित तौर पर शिक्षकों ने अवगत करा दिया गया होगा, किंतु ऐसे विद्यार्थी जो किन्हीं कारणवश विद्यालय नहीं आ रहे हैं उन तक ये वीडियो रूप में पहुंचेगा और इसको देख के वो अच्छे से इसको नोट करेंगे, समझेंगे, ऐसा मैं समझता हूं। अभिभावकों से भी अनुरोध है कि यदि ये वीडियो किसी रूप में उन तक पहुंचता है तो कृपया अपने बच्चों को ये इससे अवगत कराएं कि ब्लूप्रिंट क्या है, ब्लूप्रिंट को समझना क्यों आवश्यक है और किस तरह से ब्लूप्रिंट के आधार पर जो प्रश्न पत्र निर्माण होता है वो किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के जो ब्लूप्रिंट है वो किस तरह का आने वाला, उससे मैं आपको अवगत कराने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक अच्छे से देखेंगे और नोट भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वो ब्लूप्रिंट है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा अधिकृत रूप से जारी कर दिया गया। ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर, विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10वीं, अंक 100, समय 3 घंटे। तो ये 3 घंटे के समय के लिए 100 अंकों का जो ब्लूप्रिंट है। यहाँ ब्लूप्रिंट के बारे में थोड़ा सा और मैं बता दूं, जैसा कि मैंने अपने अन्य वीडियो में भी स्पष्ट किया है कि जो ब्लूप्रिंट होता है वो खाका होता है, एक तरह का डिजाइन होता है जिस डिजाइन पर प्रश्न पत्र बनता है। जैसे मकान, कोई व्यक्ति खाली प्लॉट खरीदता है, उस पर मकान बनाने के पहले उसका डिजाइन बनाता है। डिजाइन मीन्स उसका नक्शा तैयार कराता है। तो नक्शा किससे बनवाता है? नक्शा किसी आर्किटेक्ट से या किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से तैयार कराता है, क्योंकि जैसा वो नक्शा बनाता है मकान वैसा ही बनता है। इसी तरह से प्रश्न पत्र का निर्माण इस ब्लूप्रिंट के आधार पर होता है, जिसको हिंदी में नील पत्र कहते हैं। तो ब्लूप्रिंट या नील पत्र जो आपका है वो जारी कर दिया गया है। और इस ब्लूप्रिंट से एक इम्पोर्टेंट चीज और आपको देखने को मिलेगी कि जो सिलेबस कट हुआ है वो कट करके, माने कम करके सिलेबस इस ब्लूप्रिंट में फिर से टाइप हुआ है, फिर से लिखा गया है। तो आप एक बार पुनः इसको टैली कर सकते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो ठीक पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। लिहाजा ब्लूप्रिंट को भी आप निकलवा के रख लें, तो उससे वास्तविक पाठ्यक्रम, वास्तविक सिलेबस आपको हाथ में नजर आ जाएगा। हम बात करते हैं बदलाव की कि ब्लूप्रिंट में क्या बदलाव हुए। तो कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी विषयों में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक बड़ा बदलाव ये किया है कि पूरे पाठ्यक्रम को 3 भागों में उन्होंने बांट दिया है, 3 खंडों में बांट दिया है। ये पहला खंड है, जैसे सामाजिक विज्ञान में आप देख पा रहे हैं, ये पहला खंड है, ये दूसरा खंड है, तीसरा खंड है। और प्रत्येक खंड के उन्होंने पूरे के पूरे खंड के अंक निर्धारित किए हैं। पूर्व वर्षों में जो ब्लूप्रिंट हुआ करता था वो हर चैप्टर के सामने अंक होते थे, अब ऐसा नहीं है। ये सामने अंक जरूर लिखे हैं, लेकिन ये इन चैप्टरों के अंक नहीं है, बल्कि ये अंकों का विभाजन है। तो ये पूरे जो चैप्टर हैं ये प्रारंभ में दिए, हम 1 बाई 1 आगे 1, 2, तीनों खंड की व्याख्या करेंगे, वहाँ थोड़ा स्पष्ट करेंगे। ये पूरा का पूरा पोर्शन है वो 45 अंक का है। खंड का, खा, गा या 1, 2, 3 या ए बी सी, ये आपका पहला जो खंड है वो 45 अंक का है। दूसरा खंड 31 अंक का है और तीसरा खंड आपका 24 अंक का है। टोटल 100 अंक का ये ब्लूप्रिंट है। तो प्रथम खंड में कौन से चैप्टर, उनके अंकों का विभाजन किस तरह से, तो चलिए आगे देखते हैं। हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया है ताकि आपको अच्छे से देखें और समझ आए। तो ये खंड 1 की बात हम कर रहे हैं। खंड 1 में जो अध्याय हैं उनमें भारत के संसाधन 1, भारत के संसाधन भाग 2, प्राकृतिक आपदा एवं आपदा प्रबंधन, मानचित्र पठन एवं अंकन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राष्ट्रीय संगठन, ये आपके जो पाठ्यक्रम है, अध्याय विवरण है, वो उनको रखा गया है। हम आप बात करते हैं प्रश्नों की। तो 1 अंक के इस पूरे के पूरे पोर्शन से 1 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 10 एकम 10, तो इस तरह से कुल अंक हुए 10। इस पूरे के पूरे भाग से 3 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 3 पचे 5 दिया 15, 15 अंक ये हो गए।
इसी तरह से इस पूरे भाग में से 4 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 5 चौको 20 अंक ये हो गए। तो आपका जो टोटल है वो 45 नंबर का जो हिस्सा है वो इन 6 अध्याय में से पूछा जाएगा, जिसको आप अच्छे से नोट कर लें। अब हम आपका चीज़ों को एक एक से स्पष्ट करते हैं कि जो 1 अंक के 10 प्रश्न हैं, पहले क्या होता था गत वर्षों में कि प्रारंभ में आपके 4 या 5 प्रश्न होते थे, वो 1 अंक के आते थे क्रमशः, और उस 1 अंक में भी आपके प्रकार हुआ करते थे, जैसे कि बहुविकल्पीय प्रश्न, सही जोड़ी मिलाइए, सत्य असत्य, या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, या रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इस प्रकार के आपके प्रश्न हुआ करते थे, जो कि रहेंगे तो इस प्रकार के ही, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आपको पूरे के पूरे एक साथ 10 अंक में ही मिल जाए। ऐसा हो सकता है कि 2-2 अंक के इन चैप्टर से सभी से पूछ लिया जाए, या एक एक अंक का, इससे एक अंक का रिक्त स्थान, इससे एक अंक का कोई सही जोड़ी, इससे एक अंक का बहुविकल्पीय, इससे 1 या 2 अंक के बहुविकल्पीय। तो इस तरह से ये हो सकते हैं कि आपको यहाँ इस तरह से परिवर्तन देखने को मिले। तो मोटे तौर पे ये है कि जो 1 अंक के 10 प्रश्न हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि पूरे 5-5 के 2 बंच में आ जाएंगे, वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आपको याद रखना, ध्यान रखना अच्छे से कि आपको सभी चैप्टर्स अच्छे से पढ़ना। 1 अंक का विभाजन सभी अध्याय से है, ना कि ये सामने लिखा इससे नहीं है, ये सभी से है। ठीक है, तो 1 अंक के जो 10 प्रश्न है पूरे के पूरे इस भाग से कहीं से भी पूछ सकते हैं, माने इससे 2, इससे 2, इससे 2, इससे 2, इससे 1 आ सकता है, इससे भी 1 आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कर दिया गया। पूर्व के वर्षों में क्या रहता था कि पूरा का पूरा चैप्टर में भी क्लैरिफिकेशन रहता था। यहाँ 1 अंक के बाद सीधे 3 और 4 अंक के प्रश्न है। तो यहाँ एक बड़ा परिवर्तन फिर से आपको देखने को मिला कि 2 अंक के प्रश्न पूरी तरह से हटा दिए गए हैं कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों में ही। तो आप नोट कर लें कि 2 अंक के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते थे, जिनका छोटा सा आंसर रहता था 30-40 शब्दों में, वो पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो 3 अंक के प्रश्न और 4 अंक के प्रश्न, 5 और 6 अंक के प्रश्न भी आते थे, उनको भी हटा दिया गया है। तो अब 3 अंक और 4 अंक तक के ही प्रश्न बचे हैं। तो 1 अंकों को आपने समझ लिया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों चैप्टर 5-5 अंक के 1 अंक के से आए। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि इसमें कोई प्रश्न आए और 2 अंक के 1-1 नंबर के 2 आए। ठीक है, इसमें कोई 4 अंक का प्रश्न आए और 2-2 1-1 नंबर के 2 प्रश्न आए, तो इस तरह से हो सकता है। लेकिन ये तय है कि पूरे के पूरे जो 10 अंक हैं वो इसी पोर्शन से आना तय है। अब हम बात करते हैं 3 अंक के जो 5 प्रश्न आ रहे हैं। तो आप ये कहेंगे कि सर ये जो 5 प्रश्न आ रहे हैं, तो पहले तो क्या होता था पूर्व वर्षों में कि जितने भी प्रश्न रहते थे 1 अंक के अलावा, उन सभी में आंतरिक विकल्प रहते थे। आंतरिक विकल्प से आशय है कि सभी में अथवा का आना। कोई 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा कि भारत की भौगोलिक स्थिति को समझाओ अथवा भारत की प्रमुख नदियों के बारे में लिखिए। अब ऐसा नहीं है, अब ये दोनों अलग अलग प्रश्न हो सकते हैं कि भारत की स्थिति को समझाओ, भारत की प्रमुख नदियों को लिखो, और लिखा जाए कि 2 में से कोई सा भी एक हल करो। ठीक है, तो आप कह रहे होंगे कि सर ये तो पूर्व में भी ऐसा ही था, इस बार भी ऐसा। तो ऐसा नहीं है, पूर्व में सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प हुआ करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। ये 5 प्रश्न है, इसका तात्पर्य है कि आपको कम से कम 7 प्रश्न दिए जाएंगे, 2 प्रश्न अधिक, कम से कम 7 प्रश्न दिए जाएंगे। 7 में से आपको 5 प्रश्न हल करने होंगे। इसी तरह से 4 अंक के भी 7 प्रश्न आएंगे, तो 7 में से कम आपको 5 हल करने अनिवार्य हैं। 5 तो कम करते हैं तो आपको कम अंक मिलेंगे, लेकिन 7 प्रश्न में से आपको 5 करने हैं। तो इसका तात्पर्य है कि पहले तो 5 दूनी 10, माने सभी में अथवा आते थे, तो 10 प्रश्न में से 10 में से आपको 5 हल करने, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब 7 में से 5 हल करने। तो थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ हुआ है। फ्रीडम ये दिया गया कि कोई से भी 7 में से कोई से भी आप 5 हल कर सकते हैं। यहाँ भी 7 रहेंगे, उसमें 5 कर सकते हैं। यदि हम इस पूरे चैप्टर की बात करें, तो यदि मान के चलो 7 प्रश्न आते हैं, तो 7 प्रश्न तो आएंगे, तो एक आदर्श प्रश्न पत्र कोई निर्मित करेगा तो यह तय है कि हर चैप्टर से एक प्रश्न आपका 3 अंक का, और हर चैप्टर से एक प्रश्न 4 अंक का आना लगभग तय है, और 1 अंक के भी प्रश्न लगभग सभी चैप्टर से आने तय हैं, जिस तरह का यह स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि 1 अंक के जो प्रश्न हैं वो एक साथ नहीं आएंगे, बल्कि हर चैप्टर के साथ जो प्रश्न जुड़े हो, जैसे मान लीजिए एक 4 अंक का, एक 3 अंक का, तो 7 और 3 प्रश्न इस चैप्टर से 1-1 नंबर के दे दिए उन्होंने, छोटा सा आंसर लिखने के लिए या रिक्त स्थान के रूप में। तो इस तरह से चैप्टर में विभाजन उसका हो जाएगा। पूर्व वर्षों में हर चैप्टर के सामने अंक लिखे रहते थे, हर चैप्टर का काफ़ी
डेप्थ माने क्लियर कट ब्लूप्रिंट हुआ करता था। अब चैप्टर ना होकर खंड खंड की बात की गई है। इस पूरे के पूरे खंड से अंकों का इस तरह से विभाजन रहेगा और इस तरह से ये टोटल रिमार्क रहेंगे। इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, तो आप हमारे घर पे आप इस यूट्यूब चैनल के जो मैसेज बॉक्स है उसमें आप लिखें, हम तक मैसेज आएगा तो हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे, प्रयास करेंगे कि आपको संतुष्टिदायक उत्तर मिले। तो ये खंड 1 की बात की, हम जल्दी से खंड 2 की बात कर लेते हैं। तो ये भाग दो में स्वतंत्रता आंदोलन और संबंधित घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, भारतीय संविधान और भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली, ये 4 चैप्टर सम्मिलित हैं। और इन 4 चैप्टर में भी आप देखेंगे कि वहाँ 6 चैप्टर थे, यहाँ 4 चैप्टर हैं दूसरे खंड में। इसके बाद भी 1 अंक के प्रश्नों की संख्या 10 ही है, तो यहाँ वेटेज थोड़ा सा 1 अंक के प्रश्नों का ज़्यादा है, यहाँ से 1 अंक के प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा हो गई है, क्योंकि यहाँ 4 चैप्टर से ही 10 अंक के 10 प्रश्न आ रहे 1 अंक के, और वहाँ 6 चैप्टर से आ रहे थे पहले खंड में। लेकिन यहाँ 3 अंक के 3 प्रश्न आ रहे हैं 9 अंक के, और 4 प्रश्न आ रहे 4 अंक के 3 प्रश्न आ रहे, तो ये टोटल 12 अंक हुए। तो इस तरह से 31 नंबर का ये दूसरा पोर्शन हुआ। ठीक है, तो ये दोनों पोर्शन आपने देखे। तो दूसरे पोर्शन में भी प्रश्नों का स्वरूप, क्योंकि 3 अंक के 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये 3 प्रश्न लिखे हैं, लेकिन आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से 3 करने होंगे, तो 5 प्रश्न दिए जाएंगे। इसका तात्पर्य ये है कि लगभग हर चैप्टर से 1 प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। इसी तरह से 4 अंक के जो 3 प्रश्न हैं जो आपको लिखने हैं, वास्तव में ये भी 5 दिए जाएंगे, 5 में से आपको 3 लिखने पड़ेंगे। तो कोई से भी 5 दिए जाएंगे तो 5 दिए जाएंगे, इसका तात्पर्य हर चैप्टर से 1 प्रश्न आने की संभावना यहाँ भी बनी रहेगी। तो ये आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से खंड 2 में अंकों का जो 31 अंक हैं वो किस तरह से आएंगे। तो 10 एक अंक के लगभग सभी में से 1 2 प्रश्न आना बिल्कुल तय है। प्रकार आपको पता है, सही जोड़ी मिलाइए, सत्य असत्य छांटिए, सत्य असत्य लिखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए, या बहुविकल्पीय प्रश्न, ये आपके प्रकार हैं, उनमें से आ सकता है कोई सी प्रकार से प्रश्न। इसमें हम बात करते हैं खंड 3 की। तो खंड 3 में जो है उसमें है जो अध्याय हैं आपके आएंगे परीक्षा में, वो प्रजातंत्र की समक्ष चुनौतियाँ, आर्थिक विकास और नियोजन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली और उपभोक्ता जागरूकता। तो इस तरह से ये 5 चैप्टर सम्मिलित हैं। इन 5 चैप्टर में 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 2 प्रश्न और 4 अंक के 2 प्रश्न, ये आपको लिखने हैं। तो 10 अंक के जो प्रश्न हैं उनकी हम पूर्व में भी बता चुके हैं कि कहीं से भी 1 अंक के आ सकते हैं, किसी चैप्टर से 2 का, 3 प्रश्न पूछ सकते हैं, 4 भी पूछ सकते हैं किसी एक चैप्टर से। लेकिन 3 अंक के जो 2 प्रश्न लिखे हैं तो इसका तात्पर्य है कि कम से कम 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जिसमें से 2 हल करने होंगे। इसी तरह से 4 अंक के 2 प्रश्न जो लिखने हैं उसमें भी कम से कम आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, तो 4 में से 2 करने, यहाँ 4 में से 2 करने, लेकिन यहाँ 10 में से 10 करने हैं। यदि इसका अंकों का टोटल अधिभार की बात करें तो 24 अंक का ये हमारा तीसरा खंड है। तो सामाजिक विज्ञान में कुल 3 खंड हैं, तीनों खंडों का जो टोटल है वो 100 अंक इस प्रकार से हो जाता है। तो आगे हम ये निर्देशों की बात करते हैं। निर्देश इस प्रकार से हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं 30% हैं, अर्थात 30 प्रश्न 1 अंक के हो गए, 10 प्रश्न 3 अंक के हो गए और 10 प्रश्न आपके 4 अंक के हो गए। शब्द सीमा की बात करें तो 3 अंक के प्रश्नों का उत्तर आपको 75 से 100 शब्द में देना है। यहाँ मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि जो शब्द हैं एक बार आप लिख के जरूर प्रैक्टिस कर लें। आधे पेज में या 1 पेज में लगभग 75 से 100 शब्द हो जाते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी। बहुत छोटी हैंड राइटिंग है तो लगभग आधे पेज में ही, आपके आधे पेज से भी कम में आपके 75 से 100 शब्द हो जाएंगे। ठीक है, 3-4 लाइनों 5 लाइनों में, एक लाइन में यदि आप 10 या 12 शब्द लिखते हैं, छोटी हैंड राइटिंग है, तो आप छोटी, न तो बहुत छोटी हैंड राइटिंग लिखें ना बहुत बड़ी हैंड राइटिंग लिखें, मध्यम लिखें जो आसानी से सबको समझ आ जाए। इस तरह की साफ सुथरी हैंड राइटिंग लिखें। और जहाँ तक शब्दों की बात है तो यदि 10-20 शब्द कम होंगे या 10-20 शब्द ज़्यादा होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते आपका उत्तर बिल्कुल एक्यूरेट हो, अच्छा उत्तर हो, आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से 4 अंक के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर 120 से 150 शब्द में। तो ये भी आप लिखें, तो लिखने के बाद आप उनको गिन लें। गिनने से आपको एक मोटा अनुमान लग जाएगा कि लगभग कितनी लाइनें हम लिखते हैं सही। 1 या 2 लाइन ऊपर नीचे हो सकती हैं तो हमें पूरे अंक प्राप्त होंगे। तो ये 4 अंक के प्रश्नों का विश्लेषण है। ये यहाँ विकल्प की बात हमने पूर्व में की। यदि आपको 3 प्रश्न हल करने हैं तो कम से कम 5 दिए जाएंगे। यदि आपको
प्रश्न हल करने हैं तो कम से कम 6 प्रश्न दिए जाएंगे, और लेकिन ये प्रत्येक खंडवार होंगे। हर खंड में जितने प्रश्न हल करने उससे कम से कम 2 ज़्यादा प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न पत्र का विश्लेषण हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपने इसको समझा होगा। इस खाका को भी आप नोट कर लेंगे कि 1 अंक के 30 प्रश्न आएंगे, तो 30 अंक के हुए, 3 अंक के 10 प्रश्न, तो 3 अंक, 4 अंक के 10 प्रश्न, तो 4 इस तरह से टोटल 100 हुआ। प्रश्न आपको 50 आएंगे, तो ये 100 अंक वाले पेपरों में जितने प्रश्न हैं वो 50 आएंगे, जिसमें से 30 आपके 1 नंबर के प्रश्न होंगे, और 10 प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न होंगे 3 अंक के, और 10 प्रश्न होंगे 3 अंक के, और 10 प्रश्न होंगे आपके 40 अंक के। तो ये अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन आपको हो गया, तो आप इसको अच्छे से समझ लें। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हम पूर्व में भी बता चुके हैं, आप हमें मैसेज करेंगे, मैसेज बॉक्स में आएगा, तो हम जरूर इसके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ये वो कटा हुआ सिलेबस है, जो कम किया हुआ सिलेबस है, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया। हमने पूर्व के वीडियो में इसको दिखा दिया, केवल चर्चावश हमने इसमें इसको जोड़ दिया कि उद्योग, परिवहन, संचार, विदेशी व्यापार, स्वतंत्र भारत की प्रमुख घटनाएं, अर्थव्यवस्था, क्षेत्र अधोसंरचना, आर्थिक प्रणाली, वैश्वीकरण, इतने पाठ्यक्रम को सत्र 2020-21 के लिए हटाया है, क्योंकि पूर्व के ब्लूप्रिंट में सब कुछ लिखा हुआ है, आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। आप सभी ने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।